नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिलिंद पराड़कर विवेकानंद प्रबोधिनी बोरिवली द्वारा आयोजित भारतीय स्वतंत्रता के 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिव छत्रपति जी के दुर्गों के बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। मेरे पहले कार्यक्रम में मैंने दुर्गों की संकल्पना तथा स्वरूप के बारे में कहा था। आज हम शिव छत्रपति जी की तथा उनके दुर्गों की बात करेंगे। दुर्ग कितना प्राचीन होगा ये शब्द। पाठशाला में पढ़ते हुए इस शब्द से पहली मुलाकात होती है। राजा शिव छत्रपति जी का इतिहास पढ़ते समय यह शब्द बार बार पढ़ा जाता है। मन की उत्सुकता बढ़ती है और इसी उत्सुकता के तौर पर हम इसके बारे में और पढ़ने लगते हैं। कभी कभार किसी कारणवश किसी दुर्ग का दर्शन भी कर लेते हैं। जान पहचान बोलो तो यूं ही हो जाती है, लेकिन यह पहचान दोस्ती में कब बदलती है इसका तो हमें पता भी नहीं चलता। दुर्ग इस शब्द का प्रयोग लिखित रूप में प्रायः ऋग्वेद में प्रथमतः पाया जाता है। पत्थरों की दीवारों से घिरे हुए शहरों के शब्द प्रयोग ऋग्वेद में हमें मिलते हैं और आश्चर्य की बात यही है कि इन्हीं वर्णनों से समानता दिखाने वाले कई सारे शहर सिंधु संस्कृति के उत्खनन में पाए गए हैं। महाभारत और रामायण इन अति प्राचीन और मानवीय सभ्यता के हर एक पहलू को छूने वाले ग्रंथों में इन दुर्गों का कई बार उल्लेख किया गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र इस महान ग्रंथ में दुर्ग इस विषय को बड़ी बारीकी से परखा गया है। 2 स्वतंत्र अधिकरणों में इस विषय की छानबीन की गई है। दुर्गों के प्रकार कितने और कौन से होते हैं, दुर्गों की रचना किस तरह से होनी चाहिए, उनकी दीवारें, वहाँ पर बसे घर, खंदक, उनकी रचनाएं, उनकी दिशाएं, इन सारी बातों का यथार्थ निराकरण कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में किया है। मनुस्मृति इस प्राचीन ग्रंथ में भी दुर्गों का, उनके प्रकारों का, उनकी आवश्यकताओं का और उनसे मिलने वाली उपलब्धियों का भी विवरण लेखक ने किया हुआ हमें पाया जाता है। उन्होंने किए हुए इस विवरण के आधार पर हमें तत्कालीन दुर्ग एवं युद्ध पद्धति इनके बारे में भी कुछ कल्पना तो अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप सह्याद्री में बसे विशाल दुर्ग समूह के एवं दुर्ग इस संकल्पना के बारे में परम विश्वास के साथ तथा सबूतों के आधार पर बोलना चाहते हैं तो ऐसा कालखंड है प्रतिष्ठान या आधुनिक पैठण नगरी स्थित सातवाहन राजकुल का। सह्याद्री की पर्वतों की श्रेणियों के माथे पर बसे हुए कई सारे दुर्ग सातवाहन कुलोत्पन्न सम्राटों ने निर्माण किए हुए। सदी पूर्व 250 से लेकर सदी उत्तर 230 ऐसे 480 या 500 सालों के बड़े ही लंबे समय तक इस राजकुल ने दक्षिणापथ के विशालतम प्रदेश पर अपना शासन जमाया। व्यापार और अपने साम्राज्य की संपन्नता की वृद्धि के हेतु उन्होंने सह्य पर्वत की ऊंची ऊंची चट्टानों पर दुर्गों की रचना की, ऐसा साधारण तर्क हम कर सकते हैं। सह्याद्री पर्वत में बसे कई दुर्गों का जनकत्व पुरातत्वीय आधारों पर बिना कोई हिचकिचाहट इन्हीं सातवाहन राज्यकर्ताओं की तरफ निर्देश करता है। जब हम सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो सातवाहन सम्राटों के पश्चात महाराष्ट्र की भूमि पर आभीरों ने, त्रैकुटकों ने, वाकाटकों ने, चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं यादव इन राज्यकर्ताओं ने, इन राजकुलों ने अपना शासन चलाया। कदंब एवं शिलाहार इनका भी शासन कुछ समय तक कार्यान्वित रहा।
सदी के 7वें शतक में बसी आभीरों की राजधानी अंजनेरी, चालुक्यों की राजधानी वातापीपुर तथा बदामी, कोल्हापुर के शिलाहार राजाओं की परणाला दुर्ग या प्रणाल या पन्हाला, यादव राजाओं की राजधानी देवगिरी, ये सभी राजधानियां सह्याद्री के शिखरों पर बसी हुई थी। यदि हम दक्षिण के बहमनी सुल्तानों के शासन समय का विचार करते हैं तो यह बात हमारे ध्यान में आती है कि इसी समय देशमुख या देशपांडे इन जैसी स्थानिक सत्ता केंद्रों का उदय हो रहा था। प्रशासनिक कार्य एवं आक्रमकों से स्थानिक प्रजाजनों का संरक्षण, ऐसे दो विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी इन स्थानिक प्रशासकों पर थी। अपने प्रशासन को सुस्थिर रूप देने के हेतु इन प्रशासकों ने अपने इलाकों में छोटी मोटी गढ़ियां बनाई। उत्तरकालीन दुर्गों का स्वरूप हमें इसी गढ़ियों में से ही देखा जा मिलता है। आदिल शाही राज्यकर्ताओं में यह गिर दुर्ग अपना महत्व बनाए हुए थे। आदिल शाही राज्यकाल में भी गिरिदुर्ग अपना महत्व बनाए हुए थे। सह्याद्री पर्वत के श्रेणियों में इनके शासन काल में कई सारे दुर्ग थे, फिर भी इनका स्वरूप सत्ता केंद्र के तौर पर कहीं और कभी भी दिखाई नहीं दिया। व्यापारिक मार्गों पर नज़र रखने एवं स्थानिक प्रशासन पर दबाव बनाए रखने के हेतु इन दुर्गों का उपयोग आदिल शाही शासन में हो रहा था। केवल दुर्गों पर निर्भर रहकर उन्हीं के आधार पर चलने वाली शासन प्रणाली का जन्म, उद्भव तथा विकास अभी होना बाकी था। दुर्ग केंद्रित राज्य पद्धति का उद्भव, विकास और परमोच्च उत्कर्ष राजा शिवछत्रपति जी के शासनकाल में ही हुआ। उनकी प्रशासनिक पद्धति में दुर्गों का असाधारण महत्व रहा है। सातवाहनों से लेकर देवगिरी के यादव सम्राटों तक के लंबे समय में गिरी दुर्गों का महत्व काफ़ी कम हुआ था। गिरी दुर्गों की जगह अब स्थल दुर्ग अपना महत्व बनाए हुए थे। लेकिन मनु ने जिसका वर्णन येषां हि बाहुगुण्येन गिरी दुर्गो विशिष्यते ऐसे किया था, उन गिरी दुर्गों की दुर्गमता का कोई भी पहलू स्थल दुर्गों में बसी हुई इन राजधानियों में नजर नहीं आ रहा था। राजा शिवछत्रपति जी, उनके दुर्ग एवं उनकी राजधानियां, इस विषय पर विचार विमर्श करने से पहले यह प्रस्तावना काफ़ी आवश्यक थी। लोक स्थिति, समाज स्थिति, भौगोलिक एवं आर्थिक अवस्था, इन चतुस्सूत्री पर विवेचन करने से पहले राज्यकर्ताओं को अपनी मनोभूमिका और दृष्टि, ये बातें भी बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। इस पंचसूत्री का दर्शन राजा शिवछत्रपति जी के राजगढ़ और रायगढ़, इन दोनों राजधानियों के बिल्कुल सही चयन में यथार्थ रूप से दर्शित होता है। अपनी जागीर की भौगोलिकता अच्छी तरह से समझकर और इस भौगोलिकता की मानसिकता को ध्यान में रखकर और बड़ी ही फुर्ताई से अपने दांव लगाकर राजा शिवछत्रपति जी ने अपने नए राज्य की बागडोर बिल्कुल मजे हुए तरीके से संभाल ली। सह्याद्री पर्वत के भूगोल का तथा उसकी भूगोल की विकटता का उपयोग उन्होंने अपने राज्य के विस्तार और संरक्षण के लिए अभूतपूर्व रूप से किया। नए नवेले राज्य की प्राथमिक ज़रूरतें और युद्ध प्रशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों का संयोग कर उन्होंने स्वयं अपना निजी दुर्ग शास्त्र निर्माण किया। राजा शिवछत्रपति जी द्वारा निर्माण किए हुए दुर्गों की इसी नींव पर मराठा साम्राज्य की बुलंदियां 173 साल तक आसमान छूती रही। सह्याद्री पर्वत पर बने इस दुर्गों की सहायता से शून्य से निर्माण हुए इस राज्य ने इन्हीं दुर्गों के बल पर हमारे देश के इतिहास को
एक नया आयाम दिया, एक नया मोड़ दिया है। यह ऐतिहासिक सच्चाई है, ऐतिहासिक तथ्य है। जैसे मैंने पहले कहा कि ऋग्वेद से शुरू हुआ यह विषय राजा शिव छत्रपति जी के पास आकर रुकता है। जाहिर है कि शिवकाल भारतीय दुर्ग शास्त्र का मानो परमोच्च बिंदु है। समय के इस लंबे प्रवाह में नजर आए सारे बदलाव, दुर्ग इस संज्ञा के प्राचीनतम स्वरूप, उस समय स्थित राज्यकर्ताओं ने दुर्गों की संकल्पना का लिया हुआ परामर्श, दुर्गों की मूल संकल्पना, जिनको मध्ययुग के दौरान मिला हुआ प्रकट रूप, दुर्ग स्थित मध्ययुगीन राजधानियां, मध्ययुगीन राजकीय व्यवस्था आदि सारी बातों के विस्तृत विवरण के लिए इन सारी उपलब्धियों को परखना निश्चित रूप से जरूरी। महाराष्ट्र एक बात में बड़ा ही भाग्यशाली रहा है। सह्याद्री पर्वत की श्रेणियों का करीब 600 मील लंबा फासला महाराष्ट्र के पास है और उसी के साथ है उन पर्वत श्रेणियों के माथे पर बसे हुए करीब 350 दुर्ग, गिरि दुर्ग। ऐसा अनोखापन दुनिया के किसी भी भूप्रदेश के भाग्य में नहीं रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं, बल्कि सारे भारतवर्ष की राजकीय, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक बुनाई में सह्याद्री और उनकी श्रेणियों के माथे पर बसे इन गिरि दुर्गों ने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सह्याद्री पर्वत की श्रेणियों को प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व विवादों के परे है। महाराष्ट्र का प्राचीन इतिहास इस प्रमेय को दृढ़ करता है कि जिन जिन राज्य सत्ताओं ने सह्याद्री की पर्वत श्रेणियों का और उन पर बसे दुर्गों का उपयोग अपने अपने राज्यों के विस्तार के लिए तथा प्रजा की क्षेम कल्याण के लिए किया, उनकी साम्राज्यों ने नई बुलंदियां छुई। शतकों से चलती हुई इस प्रक्रिया के फलस्वरूप दुर्ग केंद्रित राज्य पद्धति का उगम तथा उत्कर्ष राजा शिव छत्रपति जी के शासन के दौरान हुआ है। यह ऐतिहासिक सत्य है। सह्याद्री की पर्वत श्रेणियों में बसे बीहड़ वन, विकराल चट्टानें, कठिनतम रास्ते, इन सारी स्वाभाविक दुष्करताओं का उपयोग कर उसी तरह का दुष्कर युद्ध तंत्र का उगम भी इन्हीं पर्वत श्रेणियों में हुआ। शिवकाल के दौरान यह युद्ध तंत्र पूर्ण रूप से विकसित हुआ हमें दिखाई देता है और दिखाई देता है कि यहाँ के गिरिदुर्गों ने इस विकास के दौरान दिया हुआ योगदान। दुर्गों को एक सत्ता का केंद्र मानना, उनके सहारे लश्करी और सियासती मामलों को निपटाना और ऐसे बहुत सारे सत्ता केंद्रों के आधार पर राज्य शकट की रचना करना, ऐसी असामान्य प्रतिभा भारतवर्ष के इतिहास में सिर्फ राजा शिव छत्रपति जी के संदर्भ में ही अनुमान की जा सकती है। ऐसी प्रज्ञा के फलस्वरूप शंभू छत्रपति जी के वध के पश्चात औरंगजेब के 25 सालों तक चले आक्रमण के बावजूद राजा शिव छत्रपति जी ने प्रस्थापित किया हुआ यह स्वराज्य इन्हीं गिरिदुर्गों ने न केवल बड़े ही वजूद से संभाला, बल्कि उसे नई ऊंचाइयां दिलाई। इन विदेशी सुल्तानों ने सह्याद्री की दुर्गम पर्वत श्रेणियां तथा वहाँ के घने जंगलों का और दुर्गों का युद्ध शास्त्र की दृष्टि से अभ्यास किया नहीं था। इस बात इतिहास के पन्ने पलटते हुए हमें नजर आती है। इस बात का कारण यह भी हो सकता है कि इन सुल्तानों ने सदियों से अपने राज्यकाल में आक्रमण का अनुभव कभी किया ही नहीं। दूसरी बात थी इन खूंखार राज्यकर्ताओं के प्रति सामान्य जनता के दिलों में बसी दहशत भरी भावना। इसी वजह से
उन्हें कोई प्रतिरोध करेगा, इस विचार को इन सत्ताओं ने कभी महत्व ही नहीं दिया। हाँ, कभी कभार इस दिशा में कुछ प्रयत्न जरूर हुए, लेकिन इन प्रयत्न करने वालों को उस बदतमीजी का नतीजा काफी कठोर रूप से भुगतना पड़ा। तीसरा महत्व का कारण यह बताया जा सकता है कि इन यावनी सत्ताओं की राजधानियां जो थी वो मैदानों में बसी हुई थी। सह्याद्री पर्वत की विकराल श्रेणियों से सैकड़ों मील दूर थी। उनके अपने सूबेदार तथा प्रांताधिकारी भी थे, लेकिन उनका कारोबार चलता था एक तो उन प्रांत के देशमुख तथा देशपांडेन अधिकारियों की सलाह से, या तो फिर यह सूबेदार इन छोटे अधिकारियों के दबाव में रहते थे। कारण स्पष्ट था कि पानी में रहते हुए कौन मगरमच्छ से दुश्मनी मोल लेगा। रही बात प्रतिरोध की, लेकिन सभी बातें जब आपके पक्ष में हो, चिंता की कोई बात ही नहीं हो, तो फिर यह स्वाभाविक मानसिकता बन जाती है कि कोई भी इंसान निश्चिंत अवस्था का अनुभव कुछ लापरवाही से करता है। शायद इसी वजह से इन सुल्तानों ने सह्याद्री में बसे उन दुर्गों की तरफ जितना देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया। जो कि कई दुर्ग उनके कब्जे में थे, लेकिन सैनिकी कार्रवाई की दृष्टि से उन दुर्गों का महत्व इन विदेशी राज्यकर्ताओं को कभी नहीं समझा, जिस तरह से उनसे अपेक्षा थी। जब यह बात उनके ध्यान में आई तब बहुत देर हो चुकी थी। जहां से प्रतिरोध की आशंका भी नहीं थी, उसी दिशा से पहला हल्ला बोल हुआ और उस क्षण इन पातशाहियों को जो लकवा मारा, उससे वह उनके अस्त तक कभी उभर नहीं पाई। युद्ध शास्त्र के शतरंज का पहला दांव शिव छत्रपति जी ने प्रतिद्वंद्वियों को चित्त देकर जीत लिया था। किसी विशिष्ट सामाजिक स्थिति के चलते शिव छत्रपति जी की सत्ता का केंद्रीकरण दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हुआ, और इसी वजह से मध्ययुगीन सैनिकी कल्पनाओं के मुताबिक दुर्गों का एवं दुर्गों में बेहतरीन समझे जाने वाले गिरी दुर्गों का उपयोग अनिवार्य हुआ। आक्रमणों से बचाव करने के लिए तथा प्रति आक्रमण के लिए भी यह दुर्ग काफी उपयुक्त साबित हुई। सह्याद्री के काफी दुर्गम इलाकों में रहने वाली जनता के लिए वहां की कठिन प्राकृतिक अवस्था जो थी वो मानो अपनी हाथ की रेखाओं का, जैसे एकाध व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान होता है, उसी तरह थी। और इसी वजह से उन्हें इन दुर्गम इलाकों में सैनिकी दांव पेचों के नियोजन तथा परिणामों में कोई दिक्कत नहीं आई। सुल्तानी सेनाएं तथा उनके अधिकारियों की अवस्था इसके बिल्कुल विपरीत थी। आमने सामने की लड़ाई में वह सेनाएं बड़ी तजुर्बाकार थी, उनके तोपखाने अजेय थे, लेकिन इन दुर्गम गिरिदुर्गों की उतनी ही दुर्गम राहों पर आक्रामकों की हैसियत से पांव रखते ही उनके मैदानी मनोभूमिका की मानो धज्जियां उड़ गई। एक ही झटके में उनकी प्रतिकारक क्षमता उन्हें छोड़ चली गई। जहां पर उनकी ईर्ष्या ही हताहत हुई, वहां पर उनकी शस्त्रों का कोई मतलब नहीं रहा, और पक्व फलों की भांति कई महत्वपूर्ण दुर्ग, गिरी दुर्ग शिव छत्रपति जी के कब्जे में आ गए। आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखने वाले शिव छत्रपति जी के लिए यह मानो देवदत्त दान था। इन घटनाओं में छिपी मर्म की बात उस युवा राजा ने बड़ी अच्छी तरह पहचान ली, और शिवनेरी नामक गिरिदुर्ग पर जन्मे उस राजा ने पूना के लाल महल की छांव छोड़कर
मुरुम्बदेव राजगढ़ के पहाड़ी पर अपना घर बसा लिया। यह घटना थी 1645-1646 के दरमियान की। शिरवल के सुभान मंगल नाम की गढ़ी में कारोबार संभालते अमीन ने 30 मार्च 1645 में रोहिड़ा तरफ के दादाजी नरस प्रभु देशपांडे को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में शिव छत्रपति जी ने राजगढ़ इस दुर्ग को अपने कब्जे में कर लेने का जिक्र किया है। इस तरह की शुरुआत के बाद शिव छत्रपति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सह्याद्री में बसे दुर्गों की सहायता से उन्होंने अपनी संकल्पित राज्य की रचना का प्रारंभ किया। मुल्क की खुशहाली का व्रत उन्होंने पूना में रहते हुए ही सूबेदार दादोजी कोंडदेव किला कोंढाना इनकी मदद से शुरू किया था। लगान वसूली को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने अपनी जागीर में अच्छे बदलाव किए। आम जनता के लिए यह बात बड़ी ही विश्वास दिलाने वाली महसूस हुई। अब दुर्गों के माध्यम से शिव छत्रपति जी ने इसी आम जनता के डाकू लुटेरों से, चोर चक्कों से तथा बेहया सुल्तानी से संरक्षित करने की योजना बना ली। इन दुर्गों पर रहने वाली सेना रैयत का संरक्षण करेगी। वहाँ के अधिकारी जो है वो आसपास के प्रदेश का सुकून बरकरार रखेंगे, मुकदमों की जांच पड़ताल करेंगे, राजस्व पर कड़ी नज़र रखेंगे, राज्य का योगक्षेम जो कहते हैं उस पर निगरानी रखेंगे। इस तरह की आम जनता के भले की योजना दुर्ग का सहारा लेकर अब तक किसी भी राज्यकर्ता ने बनाई नहीं थी। शिव छत्रपति जी ने इस तरह की योजना को प्रथम चरण में अपनाया। सैनिकी तथा मुल्की कारोबार को उन्होंने एक ही जगह केंद्रित किया। इस योजना के फलस्वरूप एक एक दुर्ग के रूप में उस विभाग पर कड़ी नजर रखने वाले सत्ता केंद्र का निर्माण हुआ। नए राज्य के स्थापना की कोशिशों के दरमियान प्रथम चरण में सैनिकी, स्थानीय, प्रशासनिक तथा आर्थिक इन सारी बातों में मजबूती तथा समन्वय की काफ़ी ज़रूरत थी। उन दिनों उनके पास सभी तरह की कमियां ही कमियां थी। तजुर्बे की कमी थी। धन के बारे में तो ना लिखा जाए तो ही अच्छा होगा। 1000-1200 सिपाही थे, 36 टूटे फूटे गांवों की जागीर थी, और जिसकी गढ़बंदी भी ठीक तरह से ना बनी हो, ऐसा राजगढ़ नामा दुर्ग उनके कब्जे में था। ऐसी हालातों में संख्या से, तजुर्बे से तथा शस्त्रों से लैस सुल्तानी फौजों से आमने सामने टक्कर लेना इस बात का मतलब था विनाश को निमंत्रण देना। इसीलिए शुरुआती दिनों में उन्होंने इसी बात को बड़ी खूबी से टाल दिया। आम जनता का विश्वास संपादित करना एवं राजस्व के स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सैनिकी योजनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ। कम से कम सेना के साथ कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शत्रु सेना को ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचाते हुए परास्त करने वाली युद्ध नीति को अपनाया गया। सह्याद्री की विकराल तथा अति दुर्गम चट्टानें यह इस युद्ध प्रमेय का एक अति आवश्यक हिस्सा थी। छापामार नीति, गुरीला वॉरफेयर, यह इस युद्ध तंत्र का नाम था। राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से तथा तात्कालिक युद्ध तंत्र को ध्यान में रखते हुए दुर्गों को असाधारण महत्व प्राप्त हुआ और राज्य की सभी तरह की अभिवृद्धि में इन दुर्गों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। शिव छत्रपति जी ने अपने राज्य का विस्तार ध्यान में रखते हुए जिस युद्ध तंत्र को अपनाया था, उस तंत्र में दुर्गों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। बल्कि अलग शब्दों में कहे
तो दुर्गों का और उनकी स्वाभाविक स्थानों का महत्व अच्छी तरह से पहचान कर उन्होंने अपने युद्ध तंत्र को चुना और इसमें वे बिना कोई अंदेशा कामयाब रहे। इस बात का इतिहास गवाह है। सह्याद्री पर्वत की स्वाभाविक रचना का विचार कर तथा उसका पूरा उपयोग कर अपने राज्य का विस्तार करने का लक्ष्य सामने रखते हुए शिव छत्रपति जी ने स्वराज पर होने वाले संभाव्य आक्रमणों का भी विचार किया था। यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे समझ में आती है। उस समय के युद्ध साधनों का विचार करते हुए एक बात काफी स्वच्छ होती है कि उन्होंने बनाए हुए तथा उनके स्वाधीन रहे दुर्ग उनकी राज्य यंत्रणा के तथा राज्य की रक्षा के काफी प्रभावशाली हथियार साबित हुए। सह्याद्री पर्वत की भीषण खाइयां, बीहड़ वन तथा इन सारों पर अपना सर ऊंचा किए हुए शिखरों के मस्तक पर बनाए हुए यह दुर्ग, इन सारी बातों का उपयोग शिव छत्रपति जी ने अपनी रणनीति में बखूबी किया। काफी समय बने हुए दुर्ग भी नहीं, बल्कि उन्होंने जिन दुर्गों का निर्माण किया, नवदुर्गों का निर्माण किया, उनके स्थानों को चुनते समय भी उन्होंने कृत्रिम दुर्भेद्यता से प्राकृतिक अभेद्यता पर ज़्यादा भरोसा किया तथा उसी के बाद उन स्थानों को कृत्रिम उपचारों से लैस कर दुर्जय बना दिया। यह कहते हुए उनके बनाए हुए 4 दुर्गों के नाम नज़र के सामने आते। राजगढ़ है, प्रतापगढ़ है, रायगढ़ है तथा सिंधुदुर्ग। यह चारों दुर्ग मानो उस महान दुर्गपति की असाधारण प्रज्ञा का चमत्कार माना जा सकता है। इसी के साथ यह बात भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि प्राकृतिक अभेद्यता को पूरा महत्व देते हुए भी उन्होंने दुर्ग की दीवारें, द्वारों की रचना, दुर्गों से को घिरे हुए बीहड़ वन, इन सारी बातों को उन्होंने गैरअंदाज नहीं किया। दुर्ग राजगढ़ की सुवेला तथा संजीवनी, इन 2 उपत्यकाओं की बख्तरबंद दीवारों को दुर्ग निर्माण शास्त्र का एक अभिनव प्रयोग तथा चमत्कार माना जा सकता है। राजगढ़ किले की पाली दरवाजे की रचना भी शिव छत्रपति जी के बनाए दुर्गों से काफी अलग प्रकार की है। इस द्वार की रचना में मध्ययुग के बहामनी शिल्पशास्त्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस द्वार के माथे पर बनी गई कमलदल स्वरूप रचना इसी बहामनी शिल्पकला की याद दिलाती है। बीदर, गोलकोंडा, बीजापुर, यहाँ पर स्थित बहामनी समय के दुर्गों के द्वारों की रचनाओं की तुलना राजगढ़ के पाली दरवाजे का साम्य काफ़ी मायने रखता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि बीदर, गोलकोंडा तथा बीजापुर ये दुर्ग मैदानों में स्थित थे और राजगढ़ सह्याद्री के एक आकाश स्पर्शी शिखर पर विराजमान है। इस विषय पर चर्चा करते हुए हमें एक बात पर ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए। संरक्षण की योजनाओं पर विचार करते हुए भी इन दुर्गों की प्रतिकार क्षमता तथा आक्रमण क्षमता इसकी अनुकूल रचना पर भी काफी ध्यान दिया गया है। राजगढ़ की सुवेला तथा संजीवनी उपत्यकाएं, रायगढ़ का खूब लड़ा बुर्ज, हिरकणी बुर्ज, इन सारे स्थान, मदार मोर्चा, इन सारे स्थान इस तरह की रचना के अच्छे उदाहरण माने जा सकते हैं। शत्रु के आक्रमण के समय प्रति आक्रमण के साथ साथ स्वयं का संरक्षण का मौका भी मिलना जरूरी है। इस बात का ख्याल यहाँ पर स्पष्ट रूप से रखा गया है। 4 दीवारी के हर एक मोड़ पर किए गए बुर्जों का निर्माण इन बुर्जों की दोनों बगलों की 4 दीवारी के संरक्षण के लिए ही बनाया गया है, ताकि इन दीवारों पर आक्रमण करते हुए शत्रु सेना का निपटारा किया जा सके। इस पद्धति का स्वीकार सारे प्राचीन तथा शिवकालीन दुर्गों में
किया गया है। इस तरह की रचना में न सिर्फ केवल बचाव बल्कि आक्रमणात्मक बचाव की मनोभूमिका अधिक अधोरेखित होती है। महान कौटिल्य की सप्तांग राज्य की संकल्पना को प्रमाण मानते हुए शिव छत्रपति जी ने दुर्गों को राज्य का एक अंग माना है। उन्होंने दुर्गों को राज्य साधना का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार भी किया है। इसी महत्वपूर्ण विचारधारा के आधार पर उन्होंने अपने दुर्ग निर्माण शास्त्र की नींव रखी है। शिव छत्रपति जी अपने इस कार्य में कितने सफल रहे, इस बात का इतिहास गवाह है। दुर्गों का उपयोग राज्य के संरक्षण तथा राज्य के संवर्धन के लिए करना, यह बात शिव छत्रपति जी की मानो प्रमुख विचारधारा थी। इस विचार को मूर्त स्वरूप देने के लिए उन्होंने सह्याद्री पर्वतधाराओं की अति दुर्गम प्राकृतिक अहातों का तथा अरब सागर की कठिन सीमाओं का काफ़ी होशियारी से उपयोग किया। सह्याद्री पर्वत की कठिनतम खाइयाँ, आसमां को छूने वाली चट्टानें, बीहड़ वन, इन सारे प्राकृतिक अंगों का अपनी स्वीकृत युद्ध नीति में ऐसी धूर्तता के साथ जोड़ लिया, ऐसा किसी ने पहले न कभी किया था, न किसी ने भविष्य में किया। उनके राजस्व मंत्री थे रामचंद्र पंत अमात्य। उन्होंने अपने आज्ञापत्र नामक किताब में लिखा है, जो राज्य दुर्गहीन, उस राज्य की अवस्था अभ्रपटल न्याय है। इसीलिए जिन राजाओं को राज्य निर्माण करना हो, उन्होंने दुर्ग यही राज्य का मूल, दुर्ग यही कोश, दुर्ग यही सैन्य का बल, दुर्ग यही राज्य लक्ष्मी है, दुर्ग यही अपना घर है, दुर्ग अपना सुख निद्रागार है तथा दुर्ग अपने प्राण संरक्षण का प्रमुख साधन है, ऐसे भली भांति जानकर किसी पर भी विश्वास न रखते हुए जो है उसका संरक्षण करना तथा नूतन निर्माण की आस को जीवित रखना, यह जिम्मेदारी उस राजा ने खुद पर लेनी। अभ्रपटल न्याय का मतलब है कि तूफान की चपेट में आए हुए बादल जिस तरह से तितर बितर हो जाते हैं, उसी तरह दुर्गों का संरक्षण ना होने वाला राज्य उसी प्रकार तितर बितर हो जाता है। वह राज्य आक्रमण की पहली ही थप्पड़ खाकर अस्त व्यस्त हो जाता है। कौटिल्य की विचारधारा की झलक हमें अमात्य जी के लेखन में स्पष्ट रूप से नजर आती है। आज्ञापत्र के 8वें प्रकरण में, दुर्ग नामक 8वें प्रकरण में रामचंद्र पंत जी कहते हैं, सारे राज्य का वास्तव में होना यह दुर्गों की काबिलियत का असर है। जिस राज्य में दुर्ग ना हो, उस राज्य पर आक्रमण होते ही वह देश निराश्रय होकर, प्रजा रहित होकर भग्न तथा ध्वस्त हो जाता है। जब देश ही ध्वस्त हो तब राज्य किसे कहा जाए। इसीलिए पहले जो राजा हुए, उन्होंने अपने राज्य में दुर्गों का निर्माण कर अपना राज्य शाश्वत कर लिया और उन्हीं दुर्गों के बल पर अपने राज्यों को परचक्रों से सुरक्षित रखा। यह जो राज्य है, वह भी तीर्थ स्वरूप शिव छत्रपति स्वामी ने दुर्गों के आधार पर ही निर्माण किया है। जो भी देश उनके शासनाधीन ना हो पाया, उस देश में विशेष स्थलों पर दुर्गों का तथा जलदुर्गों का निर्माण कर उन्होंने उस देश को अपने वश में कर लिया। इन सारे दुर्गों के आधार से आक्रामक रुख अपनाकर उन्होंने सालेरी अहिवंत से लेकर नासिक की बॉर्डर से लेकर कावेरी चंदी तक, जिंजी तक निष्कंटक राज्य
संपादित किया, निर्माण किया। पंत माते आगे कहते हैं कि जो राज्य दुर्गहीन, उस राज्य की अवस्था, जैसे मैंने कहा पहले कि अभ्रपटल न्याय के अनुरोध से ही होती है। दुर्ग की या दुर्ग इस विषय की पारदर्शिकता करीब करीब 20 सदियों के लंबे अरसे में बिल्कुल कम नजर नहीं होती है, बल्कि उस नींव के आधार पर जो विचारधारा हमें नजर आती है वह काफी मंजी हुई दृग्गोचर होती है। बदले हुए राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में भी दुर्गों का महत्व अविकल अवस्था में हमें दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर शिवकाल तक के इस काफी बड़े लंबे समय श्रृंखला में दिखती हुई समानता का एक अटूट धागा इस उपलक्ष्य में विनाश्रम हमारे हाथ आता है। दुर्ग परंपरा इतनी प्राचीन है, दुर्गों से संबंधित विचार इतने पुरातन हैं, और ऐसे दुर्गों को साथ लेकर दुर्ग केंद्रित राज्य पद्धति की प्रतिष्ठापना करने वाला वह शिव छत्रपति राजा इस दीप्तिमान परंपरा का आखिरी दीप्तिमंत था, ऐसा साक्षात्कार हमें हुए बिना नहीं रहता। आभार, धन्यवाद।